हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी जबरदस्त चल रही होगी। तो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन, जो फिजिक्स का चैप्टर था उसको हमने कर लिया था। आज हमारा फिर से आज नए केमिस्ट्री का चैप्टर चालू होने वाला है, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण, यानी इंग्लिश में बोले तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर काफी लंबा होता है और इसके नंबर भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो चैप्टर काफी बड़ा है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में आज जितना कवर हो जाएगा उतना कर लेंगे, उसके बाद जो भी बचेगा अगले वीडियो में हम कर देंगे, ताकि वीडियो बड़ी ना हो और आप लोगों को पढ़ने में उबर ना आए। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट में वीडियो को बनाएंगे, आपको भी मजा आएगा और हमको भी थकाई नहीं लगेगी। लगातार हम 2-3 घंटे तक वीडियो नहीं बना सकते, इसीलिए उसको एक एक घंटे में करके देंगे, ताकि आपको भी पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को, अम्ल, क्षारक तथा लवण वाली को। अगर इसमें हम बात करें तो सबसे पहले हमें अम्ल के बारे में पढ़ना होता है, फिर क्षारक के बारे में, फिर लवण के बारे में। ठीक है, तो एकदम शुरू से कहां से पढ़ाई होती है, अम्ल से। तो अम्ल शुरू करते हैं। आखिर अम्ल क्या होता है, अम्ल कहते किसे हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई पूछे अम्ल क्या है, अम्ल किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं, एसिड। अब कोई पूछे बताओ एसिड किसे कहते हैं, अम्ल क्या होता है। तो अम्ल जो होता है इसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसकी परिभाषा आप दो बेस पे दे सकते हैं। एक तो लिटमस पेपर या इसके भौतिक गुण के आधार पर परिभाषा होती है, और एक वैज्ञानिक है आर्हेनियस ने, उन्होंने बताया कि अम्ल की परिभाषा क्या होती है। तो आप दोनों तरीके से दोनों परिभाषाओं को दे सकते हैं, दोनों परिभाषाएं सही मानी जाती है। ठीक है, और ज्यादातर की आर्हेनियस वाला लिखेंगे तो वो ज्यादा सही रहता है। अब इसमें क्या होता है कि अम्ल, क्षार, आर्हेनियस का सिद्धांत आया, इसी में लुईस का सिद्धांत आया था। इसके बाद लोरी एंड ब्रॉस्टेंट आए थे। तो आपको वो सब नहीं पढ़ना है, आप 11 में जाएंगे, क्लास 11th में जब जाते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं लोरी और ब्रॉस्टेंट, उसके बाद लुईस अम्ल। जबकि यहाँ पर आपको सिर्फ आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, तो आर्हेनियस के अनुसार अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना कि क्या होता है कि अगर पहले इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी परिभाषा लिखेंगे। इसकी क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, परिभाषा लिखेंगे। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो भौतिक गुणों के आधार पर क्या लिखोगे, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर अम्ल किसे कहेंगे, तो आप लिखेंगे वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं तथा तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि भौतिक गुण के आधार पर कि वे पदार्थ, जितने पदार्थ खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, अम्ल। सबसे अच्छी पहचान इसकी यही है कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, अम्ल। और अगला क्या है कि लिटमस पेपर, यहाँ पर अब नीला लिटमस लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा कर देगा, लाल। अब ये लिटमस पेपर जो होता है ये समुद्र में पाई जाने वाली एक शैवाल से बनाया जाता है। शैवाल को पहले निकाला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसके चूर्ण से तैयार किया जाता है आपका लिटमस पेपर, जो एक प्रकार का सूचक होता है, अम्ल और क्षार होने की सूचना देता है। अगर नीला लिटमस पेपर है, अगर उस पर कोई पदार्थ हाथ डालते हैं और उसका रंग लाल हो जाता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपने पदार्थ डाला है उस पर वो क्या था, अम्ल। क्योंकि अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, लाल। ठीक है, तो ये आपके भौतिक गुण के आधार पर इसकी परिभाषा हो गई कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, अम्ल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब आए आपके एक वैज्ञानिक आर्हेनियस। अब क्या आए आपके एक वैज्ञानिक आर्हेनियस। अगर चलो तो इसमें थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करें तो जैसे आपका क्या हो गया, उदाहरण अगर इसकी बात करें तो उदाहरण में आपका क्या हो गया, सिरका। सिरका आपका खट्टा होता है ना, सिरका कैसा होता है, खट्टा। तो ये क्या हो गया, सिरका। अगले उदाहरण की बात करें तो आपने मान लीजिए ले लिया सिट्रस अम्ल, जैसे नींबू।
सिट्रस अम्ल का मतलब क्या होता है? सिट्रस अम्ल, सिट्रस अम्ल, सिट्रस अम्ल क्या क्या होते हैं? आपके जो नींबू हो गए, संतरा हो गया, इस तरीके के जो फल हैं उन्हें सिट्रस अम्ल का, सिट्रस फल कहते हैं आदि। ये सब आपके कैसे हैं? सिट्रस फल हैं। और हमने मान लीजिए इमली ले लिया, क्या ले लिया? इमली आदि। अब ये सब पदार्थ आप लोगों ने खाया भी होगा और आपको पता भी होगा कि ये कैसे होते हैं? खट्टे। अगर ये खट्टे हैं तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि ये एक प्रकार के इनमें क्या होते हैं? अम्ल, जिसके कारण ये क्या होते हैं? खट्टे। अब कौन कौन सा अम्ल होता है ये भी जानना चाहते हो? ये भी लिख लो कि आप जानते हो कि सिरका में, सिरका में पूछे कोई सिरका में कौन सा अम्ल होता है तो आप क्या बताओगे? सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक। सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। अगर कोई पूछे कि सिट्रस में, तो सिट्रस अम्ल जो होते हैं, जो सिट्रस फल होते हैं, यहाँ पर अम्ल नहीं सिट्रस फल लिखना, सिट्रस फल। जैसे आपके नींबू संतरा हो गए, इनमें कौन सा अम्ल होता है? जो खट्टे होते हैं। तो इनमें पाया जाता है आपका सिट्रिक एसिड। कौन सा? सिट्रिक एसिड। इनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं? खट्टे। और कोई पूछे कि बताओ इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कह देंगे कि इमली में जो होता है टारटेरिक अम्ल। क्या होता है? टारटेरिक अम्ल। क्या होता है भैया? टारटेरिक। टारटेरिक अम्ल आपका कहाँ पाया जाता है? आपका टारटेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इमली में। सिट्रस में कहाँ पाया जाता है? सिट्रस फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में आपके एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। हो सकता है आपसे ये सिट्रस वाला जो होता है और सिरका वाले, ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जो सिरका वाला अम्ल है और जो सिट्रस वाला अम्ल है, ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखिए। ठीक है, ये तो हो गई आपकी इसके भौतिक गुण के आधार पर परिभाषा कि अम्ल किसे कहते हैं। अगर हम बात करें आर्हेनियस के अनुसार, तो इसमें एक वैज्ञानिक आया आर्हेनियस। क्या? कौन है? आर्हेनियस। अब क्या कि आर्हेनियस ने अपने अनुसार एक परिभाषा दिया। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अगर हम कहें कि आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार बताओ हमें अम्ल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? अब इसमें बहुत सारी इसमें क्या होती हैं? चीजें होती हैं कि जैसे अम्ल जो होता है, इसका जो उत्पत्ति होती है, एसिड शब्द का जो उत्पत्ति होती है लैटिन भाषा के एसिडस से हुई है। एसिडस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, तो ये सब आपकी जनरल चीजें हैं, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन जानते रहिए। ठीक है, अगर हम बात करें आर्हेनियस के अनुसार, तो आर्हेनियस ने क्या कहा कि वे पदार्थ, आर्हेनियस ने क्या कहा कि वे पदार्थ जो जल में आयनित या वियोजित होकर, जो जल में आयनित या वियोजित, वियोजित का मतलब टूटना। ठीक है, तो आयनित या वियोजित होकर H+ आयन देते हैं। H+ यानी हाइड्रोजन आयन, H+ आयन देते हैं तथा H+ के अलावा अन्य धनायन नहीं देते, अन्य धनायन नहीं देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, या फिर वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या कहा? आर्हेनियस ने कहा कि वे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं, यानी जल में टूट जाते हैं, और टूट कर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। और ध्यान देना कि इस H+ के अलावा और कोई धन आयन नहीं देंगे, सिर्फ आपका धन आयन एक होगा, वो भी कौन होगा? H+ के अलावा अन्य धन आयन नहीं देते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब कहोगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल आपका बड़ा सरल है। मान लीजिए हमने ले लिया HCl। क्या ले लिया? HCl। जब आप इसको जल में घोलोगे, जब आप क्या करोगे? इसको जल में घोलोगे, यहाँ पर हम एक्वस लिख देते हैं। ठीक है, आप जब इसको जल में घोलोगे, ये किसमें टूट जाएगा? H+ में, H+ में और Cl- में। ये आपके कैसे हो जाएंगे? एक्वस। कैसे हो जाएंगे? एक्वस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया?
जब आपने इसको जल में घोला, किसमें टूट गया है, H+ और Cl- में। तो देखो ये क्या दे रहा है, H+ दे रहा है कि नहीं, और H+ के अलावा और कोई धन आयन दे रहा है क्या, नहीं, एक ही धन आयन है, वो भी क्या है, H+। तो ये क्या हो गया, अम्ल। अगर हम कहें इसी तरीके से, मान लीजिए आपको दूसरा एग्जाम्पल, हमने कहा कि आपने एग्जाम्पल ले लिया H2SO4 का, इसका एग्जाम्पल ले लिया H2SO4 का। H2SO4 की बात करें तो H2SO4 में आप इसको तोड़ेंगे, ये टूटता है 2H+ में, ये भी एक्वस होता है यानी जली होता है, और आप ये SO4 टूटता है -2 में, और ये भी क्या होता है, एक्वस। इसे कहते हैं सल्फेट आयन या आपका हाइड्रोजन आयन। तो देखो ये H+ दे रहा है, धन आयन के रूप में सिर्फ एक आयन दे रहा है, वो भी क्या है, H+। तो वे पदार्थ जो जल में टूटकर या आयनित होकर या वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, और H+ के अलावा और कोई धन आयन नहीं देते, ऋण आयन तो देते हैं, देखो H+ के अलावा ऋण आयन आ रहा है, यहाँ क्लोराइड आयन आ रहा है, यहाँ सल्फेट, लेकिन H+ के अलावा और कोई धन आयन नहीं देते हैं, तो उन पदार्थ को हम क्या कर देते हैं, अम्ल। ऐसा किसने कहा, कि अर्हेनियस ने। तो आप इसका एग्जांपल ले लेंगे, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ऐसे आप लिखेंगे HNO3 हो गया, और आपका क्या हो गया, CH3COH हो गया, CH3COOH हो गया। सबको आप तोड़ोगे तो सब इसी प्रकार टूट जाएंगे। तो ये आपके सबके क्या हो गए, अम्ल, ETC आपके क्या हो गए, अम्ल। अभी इन सबका नाम भी आपको बताएंगे। तो ये हो गई अम्ल की परिभाषा, भौतिक गुण के आधार पर भी और आर्हेनियस के आधार पर भी। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें हम क्या कर देते हैं, अम्ल। अब तुम्हें इसमें अगर कंफ्यूजन होता है कि बताओ अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है कि लाल को नीला, तो इसका ट्रिक भी है, आप इसको जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो में, ठीक है। तो सॉरी, अगले वीडियो में नहीं, मतलब अगले पार्ट में, ठीक है। तो आप लोग इसको फट से उतारिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे। हाँ, तो हो गया होगा आप लोगों का। अब इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, हम इरेज यानी मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग चैप्टर का नाम भी डाल लिए होंगे, तो इसको भी अब हम क्या कर देते हैं, इरेज, ताकि हमको जगह मिल जाए ऊपर लिखने के लिए, ठीक है। इसको भी अब हम क्या कर देते हैं, इरेज। चलो, अब हम देखेंगे कि अम्ल तो देख लिए परिभाषा, अब देखेंगे अम्ल के प्रकार। अब क्या देखेंगे, अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। तो अब आप हेडिंग डालिएगा, अम्ल के प्रकार। हेडिंग क्या रहेगी आपकी, अम्ल के प्रकार। आपकी हेडिंग रहेगी अम्ल के प्रकार, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है। अम्ल कितने प्रकार का होता है। तो अगर अम्ल के हम प्रकार की बात करें, तो अम्ल को हम दो भागों में बांटते हैं, और पूछे किस आधार पर दो भागों में बांटते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इनके जल में घुलने और ना घुलने के आधार पर हम क्या करते हैं, इनको दो भागों में बांटते हैं, यानी दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि जल में आयनन के आधार पर, आप क्या लिखेंगे कि जल में आयनन के आधार पर, जल में आयनन के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। आयनन मतलब घुलना, ठीक है। आयनन मतलब क्या होता है, घुलना। और जल में आयनन के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो कौन कौन से, चलिए देखते हैं। तो अम्ल आपके होते हैं दो प्रकार के। अम्ल आपके कितने प्रकार के, दो प्रकार के। किस आधार पर, जल में आयनन के आधार पर, ठीक है। जल में आयनन के आधार पर आपके अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। तो आप देखेंगे कि पहला प्रकार जो होता है, ठीक है, आप इसमें क्या देखेंगे कि आपका जो पहला प्रकार होता है, उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल। उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल, ठीक है। उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल। और दूसरा प्रकार जो होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, दुर्बल अम्ल। क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसको कहते हैं वीक एसिड। इसको क्या कह देते हैं, वीक एसिड, ठीक है।
वीक मतलब कमजोर, दुर्बल मतलब भी कमजोर, और स्ट्रांग मतलब क्या होता है, मजबूत। अब ध्यान से सुनना, इसकी परिभाषा अगर बोले तो अम्ल के, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, आयनन के आधार पे। तो वे अम्ल जो जल में पूरी तरीके से आयनित या वियोजित हो जाते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो पूरी तरीके से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं, जल में नहीं घुलते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, तो आप लिखेंगे वे अम्ल, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं, आयनित या वियोजित मतलब टूटना होता है, ठीक है, टूट जाते हैं या घुल जाते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, आयनित या वियोजित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। कोई पूछे एग्जाम्पल बताओ, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, तो आप एग्जाम्पल लिखेंगे, आप एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे कि HCl, क्या HCl, जैसे HCl हो गया, HCl, उसके बाद आपका H2SO4, H2SO4, HNO3, HNO3 आदि, ये सब आपके क्या होते हैं, प्रबल अम्ल, ये सब आपके क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। अगर इनका कोई नाम पूछे तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो आपका H2SO4 है, इसको हम कहते हैं, तो लाइट कट गई है, इसके बाद इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लाइट आने दीजिए, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हमने क्या कहा कि आपका इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। आपका जो H2SO4 होता है, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और आपका जो ये HNO3 है, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड, क्या कहते हैं भैया, नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 को नाइट्रिक एसिड, ये इनका नाम होता है। और ये अम्ल आपके प्रबल अम्ल होते हैं, यानी जल में पूरी तरीके से आयनित या वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो एग्जाम्पल में हमने ले लिया HCl, तो आप जब HCl को घोलते हो जल में, ये किसमें टूट जाता है, H+ में और Cl- में। इसी तरीके से जब आप H2SO4 को लेते हो, ये आपका H2SO4 टूट जाता है 2H+ में, देखो H+ में टूटेगा, दो बारी है तो दो बारी टूटेगा, और जो आपका SO4 होता है ये सल्फेट आयन में टूट जाता है, यानी SO4 2- में टूट जाएगा। अगर हम ले लेते हैं HNO3, तो यहां से फिर से वही हो जाएगा कि अम्ल है तो H+ देगा और NO3- में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो गए इसके एग्जाम्पल, किसके, प्रबल अम्ल के। ये सब आपके क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है, तो अब हम अगले भाग में बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्या, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, तो पूरा इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं उन्हें प्रबल कहते हैं, और जो आयनित या वियोजित पूरी तरीके से नहीं होते उन्हें हम क्या कह देते हैं, दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो आप यहाँ पर परिभाषा क्या लिखोगे, वे अम्ल, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया या पूरी तरीके से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं।
जो जल में पूर्णतया आयनित यानी पूरी तरीके से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, दुर्बल अम्ल कह देते हैं। जबकि जो आपके पूरी तरीके से आयनित या वियोजित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, प्रबल अम्ल। तो ये पूरी तरीके से आपके जल में आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, इनको हम क्या कह देते हैं, दुर्बल अम्ल कह देते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया HCOOH, क्या लिख लिया, HCOOH, इसको कहते हैं हम फॉर्मिक अम्ल। क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसको हम क्या कह देते हैं, फॉर्मिक एसिड। अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की तो दूसरा होता है CH3COOH, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर हम बात करें और तो यहां पर अगला हो जाएगा आपका HCN, क्या हो जाएगा, HCN, इसको कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। ये क्या होते हैं, ये जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कह देते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है। आपका जो ये एसिटिक अम्ल है इसी का रासायनिक नाम IUPAC नाम देखेंगे तो इसी को कहते हैं एथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड कहते हैं। और यहाँ पर जो आपका ये है इसे कहते हैं मेथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं, मेथेनोइक एसिड। अभी आपको जब पढ़ाया जाएगा IUPAC तब वहां बताया जाएगा, इसको कहते हैं मेथेनोइक एसिड। फॉर्मिक अम्ल का एक नाम और क्या होता है, मेथेनोइक एसिड, और एसिटिक अम्ल का एक नाम और क्या होता है, एथेनोइक एसिड। आप इनको जब जल में घोलते हैं तो क्या देखते हैं, ये पूरी तरीके से जल में आयनित या वियोजित नहीं होते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया CH3COOH को, जब आप इनको जल में घोलते हो तो यहाँ पर ये टूट जाता है CH3COO माइनस में, CH3COO माइनस में, यहाँ पर H है तो CH3COO माइनस में टूट जाएगा और आपका H एक प्लस में टूट जाएगा, ठीक है। ऐसे आप सबका कर लोगे तो सबका आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वे अम्ल जो जल में पूरी तरीके से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल कहते हैं, जो हो जाते हैं उन्हें प्रबल कहते हैं। इनका उदाहरण इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल क्या होते हैं, आपके प्रबल अम्ल होते हैं। जबकि आपका फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये सब क्या होते हैं, और हाइड्रोजन साइनाइड ये सब कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल पूरी तरीके से जल में नहीं टूटते हैं, प्रबल अम्ल पूरी तरीके से जल में टूट जाते हैं। ऐसे आपको रट रटाया होना चाहिए और इनके उदाहरण के साथ आपको नाम भी याद होना चाहिए कि इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं, इसी का नाम एसिटिक अम्ल भी होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। IUPAC नाम एथेनोइक होता है। जबकि इसे हम फार्मिक अम्ल कहते हैं, जो आपके कहां होता है, बिच्छी जो होती है उसके डंक में होता है। कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। तो अब क्या हो गई कि इसका नाम रासायनिक क्या होता है, IUPAC नाम होता है मेथेनोइक एसिड। तो आपके अम्ल के प्रकार भी खत्म हो गए। आप इसको फट से नोट करिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इसको आप फटाक से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो, इसको हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। चलो, अगर आप तुमसे कोई पूछे प्रबलता का क्रम बता दो हमें, अम्लीयता का क्रम, कोई पूछे कि अम्लीयता का क्रम, अम्लीयता का क्रम पूछे तुमसे, तो अम्लीयता का क्रम का मतलब होता है कि उसको क्रम में आपको एक व्यवस्थित करना होगा। जैसे हमने कह दिया कि मान लीजिए सबसे ज्यादा प्रबल जो होता है वो आपका क्या होता है, HCl। क्या होता है, HCl। उससे कम क्या होता है, HNO3, जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। उससे कम क्या होता है आपका H2SO4। क्या होता है, H2SO4, ठीक है। और उससे भी कम प्रबल कौन होता है, आपका H2CO3। ये भी आपका एक प्रकार का दुर्बल अम्ल ही होता है, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और अगर पूछे सॉरी, इसके बाद होता है आपका CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। और उससे भी कमजोर आपका होता है कार्बोनिक अम्ल, H2CO3, ठीक है। और उसके बाद उस सबसे कमजोर कौन होता है, HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड। तो तुमसे पूछे अम्लों में सबसे ज्यादा मजबूत सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है, तो HCl। और सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाता है, HCN। इन सब में आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा HCl और सबसे कम HCN, इसके बाद ये क्रम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है।
ये हो गए आपके अम्लीयता के क्रम। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि नीले को लाल करता है, को लाल को नीला, तो आपके पास एक ट्रिक है। आपके पास क्या है? एक ट्रिक है, और जिसे बच्चा बच्चा जानता है कि ट्रिक क्या है। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? अनिल। क्या है? अनिल। ठीक है, तो अब बस आपको अनिल याद रखना है। अगर अच्छा लगे तो और बात है, और अच्छी बात है, याद रहेंगे। नहीं अच्छा लगे फिर भी आपको याद ही करना है। ठीक है, तो क्या है? अनिल। नाम क्या है उनका? अनिल। तीनों को हम अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, आ से क्या होता है? अम्ल। आ से क्या होता है? अम्ल। अम्ल क्या करता है? नी से नीले, नीला लिटमस। क्या होता है? नीला लिटमस पेपर। नीला लिटमस पेपर। और ल से क्या होता है? लाल। ल से क्या हो जाएगा? लाल। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? लाल लिटमस पेपर कर देता है। ठीक है, लाल कर देता है, बस इतना याद रखिए। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल। आप इसको याद रखेंगे कि अनील, अ से अम्ल, नी से नीले को, एल से ल से लाल कर देता है। ठीक है, तो अब आप लोग नहीं भूलेंगे, ये ट्रिक भी आप लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे हमेशा, चाहे एग्जाम में आए चाहे। तो एग्जाम में कई बार क्या होता है कि जो चीजें हमें याद रहती है उसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि नीले को लाल करेगा, लाल को नीला करेगा, तो और उस डिप्रेशन में हम गलत करके चले जाते हैं। एग्जाम के टाइम में चीजें हमें ज्यादा समझ में नहीं आती है, वहां पर एक तो इतना पेपर देख के वैसे दिमाग खराब रहता है। तो आप लोग अपने फ्रेश दिमाग से हमेशा करिएगा। आप इसको नोट कर रहेंगे तो आप बस याद करेंगे अनिल को, अनिल बता देगा कि नीले से लाल करेगा कि लाल से नीला। तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया अम्ल के प्रकार खत्म, अम्लीयता का क्रम भी खत्म हो गया। आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, अब ध्यान सुनना कि अब हम क्या करेंगे। अब हम देखेंगे अम्ल के भौतिक गुण। अब हम क्या देखेंगे? अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म कहें तो इसे कहते हैं इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड यानी अम्ल के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, अम्ल के क्या करने हैं? भौतिक गुणधर्म करने हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और याद रखिएगा कि जब आप किसी भी अम्ल को, जैसे मान लीजिए हमने HCl घोला ना, ध्यान सुनना, जैसे भी HCl को हमने क्या कर दिया? जल में घोला, तो ये क्या देता है? H+ और क्या देता है? Cl-। अब इसको हमने घोला कहाँ है? H2O में। कहाँ घोला है? H2O में। तो ध्यान से सुनना, ये जो होता है आपका H+, ये H+ अवस्था में नहीं रहता, ये बहुत छोटा होता है, अस्थायी होता है। इसीलिए ये बहुत छोटे होने के कारण जो ये H+ होता है, ये जिस जल में घोला जाता है उसी जल से क्रिया करके क्या बना लेता है? H3O+। क्या बना लेता है? H3O+। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन यानी आपका जो H+ होता है वो अम्ल में, जल में H+ के रूप में नहीं बल्कि किस रूप में होता है? हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है। आप इसको याद रखिएगा कि अम्ल का जो H+ होता है वो जल में H+ के रूप में नहीं बल्कि जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, यानी H3O+ के रूप में रहता है। यह कई बार पूछ लिया जाता है तो सबको पता हो तो H+ देता है, H+ देता है और H+ टिक मार के आ जाते हैं, जबकि H+ गलत है। ये बहुत छोटा होता है, अस्थायी होता है, इसके कारण ये क्या कर देता है? इस जल से क्रिया कर लेता है, जल से क्रिया करके क्या बना लेता है? H3O+ और इसी रूप में जल में रहता है। ठीक है, तो अगर ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, अम्ल के भौतिक गुण पे। ठीक है, तो अगर अम्ल का हम कहें भौतिक गुण, पहला भौतिक गुण बता दो, तो पहला भौतिक गुण हमने क्या पढ़ा? पहला 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 भौतिक गुण पढ़ा कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। तो आप लिखेंगे पहला गुण कि अम्ल, क्या लिखेंगे? कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं भैया? खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे। दूसरा दूसरा भौतिक गुण, दूसरा भौतिक गुण क्या है कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये भी इसका भौतिक गुण है। तीसरा क्या होता है कि जो आपका अम्ल होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका अम्ल होता है, अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक प्रकृति। कैसी होती है?
संक्षारक प्रकृति। अब तुम्हें पता है कि संक्षारक का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे को नष्ट कर दे। तो ये संक्षारक प्रकृति को होते हैं, जो आपके प्रबल अम्ल होते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे आपका HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, अगर ये आपके शरीर के किसी भी अंग के स्पर्श में आ जाए यानी टच में आ जाए तो वहां उसको जला देते हैं, स्किन को जला देते हैं, कपड़े को आपको जला दे, कपड़े पर कहीं गिर जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। ठीक है, और क्या करें, कागज है, कागज को जला देंगे। तो ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, यानी ये नष्ट करते हैं चीजों को। तो संक्षारक प्रकृति के कारण ये क्या करते हैं, कागज, लकड़ी, त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आदि को नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, अम्ल के भौतिक गुणधर्म। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, यानी ये कागज, लकड़ी, त्वचा आदि को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए अम्ल के भौतिक गुणधर्म। आप इसको फटाक से नोट डाउन करिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इस मतलब पूरे अम्ल से रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाता है तो वही पूछा जाता है, उसी टॉपिक की बात हम करने चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको फट से लिखिए, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो आप इसको नोट करिए। हम पढ़ेंगे अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अम्ल का। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आता है, क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा और हेडिंग लगाइएगा, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुण। आप इसको रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसमें हम अभिक्रिया ही पढ़ेंगे। रासायनिक गुण का मतलब ये रसायन विज्ञान में क्या इसकी भूमिका है, ये रासायनिक में क्या करता है। भौतिक तो हमने देख लिया, अब रसायन में हम देखेंगे क्या करता है। तो पहला आप लिखेंगे इसका रासायनिक गुण में, पहला होता है धातुओं से क्रिया। क्या, धातुओं से क्रिया, कि अम्ल की अगर क्रिया हम किसी धातु से करवाएं तो क्या होता है, धातुओं से क्रिया। ठीक है, धातुओं से क्रिया। तो अम्ल क्या करता है, ध्यान सुनना, जब आप किसी भी अम्ल की क्रिया सक्रिय धातु यानी जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं, जैसे आपका कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनकी क्रिया जब आप अम्ल से करवाते हो तो ये क्या करते हैं, उस धातु का लवण बना देंगे और क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे, यानी हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं कि ध्यान से सुनना, धातुओं की क्रिया, यहां पर क्या लिखोगे कि धातुओं की क्रिया, धातुओं की क्रिया अम्ल से कराने पर, अम्ल से कराने पर, या फिर आप इसको ऐसे लिखिएगा कि अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके सक्रिय धातुओं, आप जैसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया आदि, ये सब। तो अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके, क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन, अम्ल, किससे क्रिया करके, धातुओं से। तो हमने क्या क्या दिया कि अगर आप इसका फार्मूला एक बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं कि कोई अम्ल होगा, उसकी क्रिया आप किसी धातु के साथ करवाओगे तो इस बार क्या बना देगा, धातु सल्फेट, जो भी धातु लोगे उसका सल्फेट, या फिर धातु लवण बना देगा, आप कह सकते हैं लवण बना देगा, और क्या बना देगा, H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस आपकी क्या निकल जाएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम क्रिया करा के देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने ले लिया एक अम्ल। अब अम्ल का, आप अम्ल की जगह मान लीजिए हमने ले लिया H2SO4, हमने क्या ले लिया, H2SO4, जिसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं भैया, सल्फ्यूरिक एसिड। मान लीजिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और धातु, एक धातु ले लेते हैं। तो एक धातु में मान लीजिए हमने क्या ले लिया, जिंक। क्या ले लिया, जिंक। ये आपकी जिंक क्या है, धातु। क्या है, जिंक क्या है, धातु। हमने क्या कर लिया
कि एक अम्ल ले लिया और एक धातु, दोनों की क्रिया करवा दी, तो पहले निकाल दो H2 गैस। H2 गैस तो निकलना सब मतलब क्या है, नेसेसरी है, यहाँ से निकलना जरूरी है, निकलेगा ही। अगर धातु से क्रिया कराओगे तो H2 गैस निकलेगा ही। तो यहाँ से H2 को निकाल दो। तो तुमने क्या कर दिया, यहाँ से H2 गैस को क्या कर दिया भैया, बाहर। जब तुमने H2 गैस को बाहर कर दिया तो यहाँ बचा क्या, SO4, और यहाँ क्या बचा, जिंक। तो ये जिंक और क्या मिल जाएगा, SO4। तो क्या बन जाएगा, जिंक SO4। और जिंक SO4 क्या है, ये धातु है, और ये धातु में सल्फेट जुड़ा है, तो धातु का लवण, तो इसका नाम होता है जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या होता है भैया, जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या होता है, जिंक सल्फेट। आप इसी को धातु लवण भी कह सकते हो, क्या, ठीक है, क्योंकि धातु के साथ जुड़ा है सल्फेट। और यहाँ पर ये जो निकला है ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। ये आपकी कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। बोलो बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो चलिए आगे हम देखते हैं अपना नेक्स्ट उदाहरण। अगर हम अपने नेक्स्ट उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए हमने अम्ल की जगह ले लिया HCl। हमने क्या ले लिया, HCl। अब देखते चलिए, किसी भी अम्ल की क्रिया आप करवाइए, यही काम होगा। HCl में मान लीजिए हमने किसकी क्रिया करवा दी, Fe से। किससे करवा दी, Fe से, यानी आयरन से। तो आप देखेंगे यहाँ से आप देखेंगे कि कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस। कौन सी गैस निकलती है, H2। ठीक है, कौन सी गैस निकलेगी, H2। H2 गैस हमने निकाल दी। किसी भी धातु से क्रिया कराना, पहले हाइड्रोजन गैस निकाल देना। हाइड्रोजन गैस निकाल दिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन वहां पर 2 बार है, तो इस बार बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया, 2। अब आप यहाँ पर देखिए कि 2H निकल चुका है, H2 के रूप में निकल चुका है, तो यहाँ 2Cl बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, Fe। तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, FeCl2। ठीक है, तो ये आपका अम्ल हो गया। मान लीजिए हमने इसको दे दिया नाम, ये एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो आप लिख सकते हैं ये अम्ल हो गया। और ये Fe आपकी क्या है, एक धातु है, और ये जो बना ये अम्ल लवण बन गया। ये क्या बन गया, सॉरी, धातु लवण। क्या बन गया, धातु है, और Cl जुड़ा है तो लवण हो गया। और यहाँ जो निकला ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आप किसी भी अम्ल की क्रिया जब धातुओं से करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप डायरेक्ट इंपॉर्टेंट डालिएगा। ये हो सकता है कि आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अम्ल किसी भी धातु से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन। अब ठीक है, अब तुम्हें चेक करना है कोई भी अम्ल, मान लीजिए हमने कहा कि किसी भी आपको क्रिया को करवाए, प्रयोगशाला में करवाए, और एक गैस निकली, तो आपने कहा कि बताइए क्या प्रूफ है कि ये हाइड्रोजन ही है। आप कैसे प्रूफ करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो हाइड्रोजन को प्रूफ करने के लिए क्या करता है जानते हो, कि इसको प्रूफ करने के लिए कि यहाँ ये जो निकल रही है गैस ये हाइड्रोजन है, इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ तो हाइड्रोजन दिख रहा है, मान लीजिए आपने लैब में एक अम्ल लिया, ध्यान सुनना, एक अम्ल लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया, अम्ल ले लिया, और इस अम्ल में हमने एक धातु डाली। हमने क्या किया, एक धातु का टुकड़ा डाला। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी है, यहाँ पर अम्ल हमने ले लिया है HCl। क्या ले लिया है, HCl। और यहाँ से ये टुकड़ा है Fe का, किसका है, Fe का, यानी लोहा है, आयरन है। हमने इसको इस अम्ल में डाला, तो अम्ल में डाला तो हम देखेंगे कि यहाँ से कुछ गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, कुछ गैस निकल के यहाँ से जाएगी। ये गैस निकल रही है, तो तुम कैसे पहचानोगे कि ये गैस वही है, हाइड्रोजन गैस ही है, दूसरी नहीं है। आप कैसे जानोगे कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो इसको पहचानने के लिए इसका परीक्षण किया जाता है, और इसका परीक्षण कुछ नहीं है कि यहाँ जो गैस निकल रही है इसको जला दो। इसको क्या कर दो, जला दो। जब आप इसको जलाओगे ना, जलाओगे, जब आप इसको जला देंगे तो जलाने पर अगर हाइड्रोजन गैस होगी, अगर हाइड्रोजन गैस होगी तो पॉप साउंड निकालेगी। क्या, पॉप साउंड। अब गैस निकलती है तो कोई ना कोई साउंड निकलता ही होगा, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोजन भी निकलती है तो वहां से कौन सा साउंड निकलता है, पॉप साउंड। अगर वो पॉप साउंड दे रही है तो मतलब हाइड्रोजन गैस है, नहीं दे रही है तो नहीं है। तो ऐसे हम पहचान करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई अम्ल के रासायनिक गुण का पहला पार्ट। किससे क्रिया करवा दिया हमने, अम्ल की धातुओं से क्रिया करवा दिया। आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम चलते हैं इसके दूसरे रासायनिक गुणधर्म पर। आप इसको फट से नोट करिए। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया। धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया, किसकी क्रिया, अम्ल की क्रिया। किसकी क्रिया आप करवा रहे हैं, अम्ल की। तो किसी अम्ल की क्रिया आप जब धातु कार्बोनेट से करवाते हैं या धातु बाई कार्बोनेट से करवाते हैं तो क्या होता है, वही इसका क्रिया में देखेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि जब आप किसी भी अम्ल की क्रिया, आप लिखेंगे कि अम्ल धातु कार्बोनेट
अम्ल धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण CO2 व H2O गैस बनाता है। CO2 व H2 गैस बनाता है, यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो आप किसी भी इसका अगर फार्मूला लिख दिया तो मान लीजिए आपने ले लिया धातु कार्बोनेट, क्या ले लिया, कोई भी धातु कार्बोनेट ले लिया, या फिर धातु बाइकार्बोनेट ले लिया। क्या ले लिया भैया, धातु बाइकार्बोनेट, और इसकी क्रिया तुमने किसके साथ करवा दी, अम्ल से। किसके साथ करवा दी, अम्ल से। तो यहां पर क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा, जल बन जाएगा, सॉरी लवण बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगी, वह क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। आप इसको फट से नोट करिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, आप इसको फट से नोट करिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको फट से नोट कर लेंगे, इसके बाद हम कहा चल देंगे आगे। तो यहाँ पर जब आप अम्ल की क्रिया किसी धातु बाइकार्बोनेट और धातु कार्बोनेट से करवाते हो तो लवण बनता है, CO2 बनता है, और H2O, सॉरी यहाँ पर जल बनता है। क्या बनता है, H2 गैस नहीं, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O, और जल का निर्माण होता है। यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह लगाइए, ये बनता है। ठीक है, अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के रूप में ले लिया क्या, एक धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट में हमने मान लीजिए ले लिया धातु कैल्शियम का है, इसमें आप अगर CO3 जोड़ दो तो कार्बोनेट हो गया। तो यह क्या है आपका, धातु कार्बोनेट दिख रहा है ना, क्योंकि कैल्शियम धातु है, CO3 कार्बोनेट है, तो धातु कार्बोनेट। और इसका आप नाम लिखोगे तो नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी क्रिया हमें किसके साथ करवानी है, इसकी क्रिया हमें किसके साथ करवानी है, एक अम्ल के साथ। किसके साथ, एक अम्ल के साथ। तो अम्ल से क्रिया करवाइए, चलिए अम्ल से क्रिया क्या करवाना पड़ेगा, अम्ल से क्रिया करवा दिए। क्या करवा दिए, अम्ल से क्रिया करवा दिए। अब ध्यान सुनना, बनेगा क्या क्या, CO2 और H2O तो तुम्हारा मुख्य है, ये मेन चीज है। तो तुम्हारा CO2 बन जाएगा, CO2 बनेगा, CO2 गैस बनेगी, और क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O। अब इस क्रिया को बैलेंस कर लो, तो यहाँ पर H कितनी बारी है, 2 बारी, तो आप यहाँ पर 2 लगा दो। अब देख लो क्या क्या हो गया, 2H और यहाँ से 1O, 2H और 1O मिलके क्या बना दिए, H2O। क्या बना दिए, H2O। और ध्यान से सुनना, यहाँ से कितना बचा, CO2 बचा। जब यहाँ से देखो 2H आया और यहाँ से 1O निकल गया तो यहाँ 2O बचा, और यहाँ पर बचा CO, तो CO2 बाहर हो गया, तो यहाँ बचा क्या, कैल्शियम, और यहाँ क्या बचा, 2Cl। क्या बचा, 2Cl। तो यहाँ पर ये क्रिया करके क्या बना लेंगे, CaCl2, यानी इसको कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर आप जिस अम्ल की क्रिया करवा रहे हैं इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर आप जो बन रहा है इसे कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, या इसे आप लवण भी कर सकते हैं, एक प्रकार का साल्ट होता है। तो ये है क्या है आपका, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर जो बनी ये आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर ये जो बना आपका क्या है, वाटर। तो आप किसी भी धातु कार्बोनेट की क्रिया करवा लीजिए, चाहे जिसका करवा लीजिए। मान लीजिए हमने कह दिया कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप जिंक कार्बोनेट का करवाइए। किसका, जिंक कार्बोनेट का। जिंक कार्बोनेट की क्रिया आप किससे करवाना चाहेंगे, तो H2SO4 से करवा देते हैं। किससे करवा देते हैं, H2SO4। देखिए हमने धातु की जगह जिंक, कार्बोनेट की जगह CO3, तो जिंक कार्बोनेट आपका धातु कार्बोनेट हो गया। इसकी जगह हम किससे करवा दिए, H2SO4, एक अम्ल ले लिया। आपका जो मन करे वो अम्ल ले लेना। ठीक है, अब यहाँ से क्रिया कराओगे तो क्या क्या निकलेगा, पहले बताओ। CO2 निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, और क्या बनेगा, जल बनेगा। और क्या बनेगा, जल। CO2 गैस निकलेगी, और क्या बनेगा, जल। जल बना दिए। अब देख लो कि अब क्रिया बैलेंस है। ठीक है, H2, यहाँ से 2H2, यहाँ से H2 निकला, और यहाँ से 1O निकल गया, तो H2O बाहर, 1O निकल गया तो 2O बचा, तो C और O, 2O बचा था तो CO2 बाहर हो गया, तो यहाँ बचा क्या, जिंक, और यहाँ क्या बचा, SO4। तो यहाँ पर आप जिंक SO4 आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट। तो आपने जिसकी कार्बोनेट की क्रिया कराई थी इसका नाम था जिंक कार्बोनेट।
क्या नाम था, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट की क्रिया आपने किससे करवाई, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई, यानी सल्फ्यूरिक एसिड से करवाई। तो सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करके क्या बन गया, जिंक सल्फेट। क्या बन गया, जिंक सल्फेट। यहाँ पर क्या बना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ क्या बना आपका, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये जो दोनों है ये तो कॉमन है, ये सब में बनेंगे। तो आप किसी भी धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ऐसे आप बाइकार्बोनेट क्या होता है ध्यान सुनना, जैसे धातु कार्बोनेट CaCO3 तो ये धातु कार्बोनेट है, ZnCO3 धातु कार्बोनेट है। अगर हमने जैसे लिख दिया यहाँ पर Ca और CO3 और इन दोनों के बीच में H जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, आप धातु बाइकार्बोनेट हो गया। अब क्या हो गया, ये धातु बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है, तो जब बीच में हाइड्रोजन आ जाता है तो उसको हम कहते हैं बाई, क्या कहते हैं, बाई। या फिर आप इसको धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो आपको चाहे हाइड्रोजन कहिए चाहे बाई, दोनों का मतलब एक है। आप बाई कार्बोनेट लेकर भी क्रिया करवाएंगे तो फिर से वही हो जाएगा। तो आप इसको फट से नोट कर लीजिए, दो क्रिया हमने पढ़ चुका है। अब इसके बाद चलेगी तीसरी क्रिया, तीसरी क्रिया पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे तीसरा गुण। क्या पढ़ेंगे, तीसरा गुण। अम्ल का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं और उसमें पढ़ेंगे तीसरा गुण। तीसरा गुण क्या है कि धातु ऑक्साइड से क्रिया, किससे, धातु ऑक्साइड से क्रिया। किसकी क्रिया पढ़ रहे हैं, अम्ल की। तो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। अब बताओ कि हमने आपको जब धातु अधातु पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ये जो धातु ऑक्साइड होती है इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय की क्षारीय। जल्दी से कमेंट करो कि धातु ऑक्साइड कैसी होती है, अम्लीय की क्षारीय। बताओ क्या होती है, अम्लीय की क्षारीय। तो आप कहेंगे कि जो धातु ऑक्साइड होती है ये कैसी होती है, ये जो धातु ऑक्साइड होती है ये आपकी क्षारीय होती है। कैसी होती है भैया, क्षारीय, यानी एक प्रकार से क्षार का काम करेगी। और जो अधातु होती है, अ से अधातु और अ से अम्लीय, यानी अधातु ऑक्साइड जो होती है वो कैसी होती है, अम्लीय। हमने ट्रिक भी बताया था। ठीक है, तो अब ये बताइए ये धातु ऑक्साइड किसकी तरह कार्य करेगा, क्षार की तरह। और क्रिया हम किसके साथ पढ़ रहे हैं, अम्ल के। तो अम्ल और क्षार वाली क्रिया हो गई। अब तुम्हें पता है कि अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जल और लवण बनाते हैं, बस वही हो गई। तो आप क्या लिखेंगे कि अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। ये तो उदासीनीकरण क्रिया बन गई ना भाई, ये अम्ल हो गया। धातु ऑक्साइड क्षारीय होती है तो क्षार हो गया, अम्ल क्षार की क्रिया कराओगे तो लवण और जल बनेगा, बस बात खत्म है। तो आप यहाँ पर क्या ले लीजिए, कोई भी एक अम्ल ले लीजिए। क्या ले लीजिए, अम्ल। अम्ल की क्रिया आप किससे करवा देंगे, धातु ऑक्साइड से। किससे करवा देंगे, धातु ऑक्साइड से। और जो हमारी धातु ऑक्साइड होती है ये किसकी तरह कार्य करती है, क्षार की तरह, यानी इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, लवण बन जाता है और क्या बन जाता है, जल। बस हो गया, बात खत्म। आप इसके ऊपर उदाहरण कर लीजिए, जितना मन आए उतना उदाहरण कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको उदाहरण हमने एक क्या ले लिया, एक हमने ले लिया H2SO4। हमने क्या ले लिया, हमने H2SO4। आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि H2SO4 ले। ठीक है, तो आप क्या ले लिए, H2SO4 हमने ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी क्रिया एक धातु ऑक्साइड। अब धातु ऑक्साइड कैसे बनेगी, आपको एक धातु होगा और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो धातु और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड। तो कोई ऐसा कंपाउंड लीजिए जिसमें एक धातु हो दूसरा ऑक्सीजन। तो मान लीजिए हमने ले लिया आपका क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ले लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है और इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि इस पे +2 होता है, इस पे -2 होता है, तो संख्या दोनों की बराबर रहेगी, बस हो गया। ये आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर आप जो यहाँ पर ये लिए हैं ऑक्साइड, ये कौन सी ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सी है भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गई। जब आप किसी भी क्रिया कराते हैं तो हमने क्या कहा कि लवण और जल बनेगा। तो पहले आप जल बना दीजिए, पहले आप क्या बना दीजिए, जल। तो जल कैसे बनेगा, देखो यहां से निकलेगा H2, यहां से क्या निकलेगा H2 और यहां से निकलेगा O। तो ये H2 और ये O क्या कर लेंगे क्रिया, तो H2O बाहर हो जाएगा। तो यहां बचा Mg, यहां बचा H2O
4, तो आप इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा MgSO4, जो ये क्या है लवण है, और इसका आप नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या हो जाता है भैया? मैग्नीशियम सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट। और क्या बन गया आपका? वाटर। क्या बन गया? वाटर यानी पानी। तो जब आप किसी भी अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करवाते हैं जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि धातु ऑक्साइड क्षारीय होती है और अम्ल से क्रिया करवा रहे हैं, तो अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाती है, तो क्रिया हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये बस आपको घुमाने के लिए धातु ऑक्साइड लिखा है। आप हमेशा जानते हैं कि धातु ऑक्साइड कैसी होती है? क्षारीय। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके हमेशा क्या बनाते हैं? लवण और जल। और इसी अब क्रिया को हम क्या कह देते हैं? उदासीनीकरण क्रिया। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, अभी आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप इसको फट से नोट करिए, या हो गया इसका रासायनिक गुण भी खत्म। अब पढ़ लेते हैं अम्ल को उपयोग, अम्ल के क्या क्या उपयोग है, इसके बाद खत्म है अम्ल हमारा पूरी तरीके से खत्म। एक भी टॉपिक, एक भी अक्षर, एक भी हेडिंग नहीं छूटी है अम्ल, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है अम्ल के बारे में। अम्ल आपका खत्म हो गया। दूसरा पार्ट हम शुरू करेंगे क्षार। ठीक है, तो आप इसको फट से नोट कर लीजिए। के उपयोग क्या पढ़ेंगे? अम्ल के उपयोग। ठीक है, इसको हम आपको ऐसे 4 टाइप बता देते हैं, आप लोग ऐसे ही याद रख लीजिए। अम्ल के उपयोग। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा भाई, बिना कहे तो तुम लोग करते नहीं हो, कम से कम कहने के बाद तो कर दो। ठीक है, हाँ, ये क्या हो गए? अम्ल के उपयोग। अब आपको अम्ल के उपयोग देखने हैं। मान लीजिए हमने कहा कि पहला अम्ल हमने ले लिया H2SO4। पहला हमने क्या ले लिया? H2SO4, जिसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। हमने कहा कि बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग, सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ यूज होती है? तो आपने देखा होगा कि आपके घर में जो बैटरा होता है, बैटरा जो इन्वर्टर वाला बैटरा होता है, तो आप देखते हैं उसमें कुछ टाइम के बाद उसका पानी चेंज होता रहता है, और जो पानी चेंज होता है, वो जो पानी डाला जाता है और उसमें उसके अंदर जो अम्ल होता है जिसे कहते हैं तेजाब, और जो तेजाब होता है वो क्या होता है? आपका H2SO4। ठीक है, तो इसका उपयोग बैटरियों में हम करते हैं। कहाँ करते हैं? बैटरियों में। तो आप क्या लिखेंगे कि इसका उपयोग, किसका उपयोग? सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसका उपयोग लेड बैटरियों में। कहां पर? लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में। कहां भैया? पेट्रोलियम उद्योग में, पेट्रोलियम उद्योग में। ठीक है, और कहा कृत्रिम रेशों के निर्माण में, आपका जो कृत्रिम रेशा बनता है उसमें भी, कृत्रिम रेशों के निर्माण में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हो गया। हमने कहा दिया कि दूसरा अम्ल आपके पास है नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है? HNO3। बताइए नाइट्रिक अम्ल का यूज क्या होता है? तो कोई पूछे नाइट्रिक अम्ल का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे कि नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसका उपयोग सोने तथा चांदी के शोधन में किया जाता है, उसको साफ सफाई यानी शुद्ध बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? सोने तथा चांदी को साफ करने में किया जाता है। और इसी आपके नाइट्रिक अम्ल को हम क्या कहते हैं? सोरे का अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि इसे KNO3 अर्थात सोरे से बनाया जाता है। तो सोरे से प्राप्त होता है, इसीलिए हम क्या कह देते हैं? सोरे का अम्ल भी कहते हैं। तो पहले इसका उपयोग लिख लेते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग सोने तथा चांदी के, सोने व चांदी के शोधन में किया जाता है। शोधन में किया जाता है और इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में भी किया जाता है। तो आपको एक उपयोग लिख दीजिएगा, बहुत है। ठीक है, और ध्यान से सुनना, इसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं। इसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि यह सोरे से प्राप्त होता है। किससे? सोरे से। सोरे का सूत्र क्या होता है? KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट से
प्राप्त होता है। इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं भैया, सोरेक अम्ल भी कह देते हैं। चलो, दो उपयोग हो गया। तीसरा उपयोग हमने पूछा कि तीसरा उपयोग किसका बताओगे, तो तीसरा उपयोग तुम बता दो हाइड्रोक्लोराइड का। किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप इसका उपयोग याद रखिएगा कि इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, कहा भैया? वस्त्र उद्योग में कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है, रंगने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको, ये हो गए आपके अम्ल के उपयोग खत्म। इसी के साथ हमारा अम्ल भी क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म। अम्ल पढ़ लिए, अम्ल की परिभाषा पढ़ लिए, भौतिक एवं आर्हेनियस के अनुसार भी पढ़ लिए, उसका प्रकार पढ़ लिए, उसके बाद उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग सब पूरा हो गया है। ठीक है, अब आपका क्या चलेगा? क्षार। अब चलेगा क्षार। ठीक है, तो आप इसको फट से नोट करिए, फिर अपने अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, क्षार के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको आप फट से नोट कर लीजिए। ठीक है भैया, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? क्षारक के बारे में। हमने एक टॉपिक कर लिया है खत्म। तो हेडिंग लगाइएगा क्षारक, हेडिंग लगाइएगा क्षारक। क्षारक क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। ठीक है, अगर इसके हम परिभाषा की बात करें, किसके आधार पे? भौतिक गुणों के आधार पे। किसके आधार पे भैया? भौतिक गुणों के आधार, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर बात करें तो क्या होता है क्षारक। अब ध्यान से सुनना कि हमने भौतिक गुणों के आधार पर अम्ल किसको कहा था? जो अम्ल स्वाद में कैसे थे? खट्टे, तो एक कैसे होंगे? स्वाद में कड़वे। ठीक है, और नीले लिटमस पेपर को क्या करता था? लाल। तो ये क्या करेंगे? लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे? नीला। सेम उसका उल्टा है। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखोगे कि वे पदार्थ, क्या लिखोगे? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, तथा लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। उसका उल्टा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला, उन्हें हम क्या कह देते हैं? क्षार कह देते हैं। ये किसके आधार पर परिभाषा हुई? रासायनिक, सॉरी, भौतिक गुण के आधार पर। अब इसमें आए थे वैज्ञानिक, कौन? आर्हेनियस। तो आर्हेनियस ने अपना एक नया सिद्धांत दिया था, और उन्होंने क्या कहा था, आइए उसके भी आधार पे हम देखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। किसके अनुसार? आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार बताओ, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? तो आप क्या लिखोगे कि इसके अनुसार, किसके? आर्हेनियस के, इसके अनुसार वे पदार्थ जो जल में आयनित होकर, जल में आयनित या वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, जिसको हम किससे लिखते हैं? OH माइनस से। किससे? OH माइनस से हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तथा
हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा, इसके अलावा अन्य कोई रेड आयन नहीं देते। जबकि अम्ल में क्या था कि OH प्लस के अलावा कोई धन आयन नहीं दे रहा था। ये OH माइनस के अलावा और अन्य कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं। इसके अनुसार वे पदार्थ जो जल में आयनित या वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तथा हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा और कोई ऋण आयन नहीं देंगे, एक ही ऋण आयन होगा, वो क्या होगा? H प्लस, सॉरी OH माइनस। धन आयन तो दे सकते हैं लेकिन इसके अलावा कोई ऋण आयन नहीं देंगे, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? क्षारक। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? हमने ले लिया NaOH, क्या ले लिया? NaOH। हमने क्या ले लिया? KOOH, ठीक है। हमने क्या ले लिया? MgOH का होल ट्वाइस, क्या ले लिया? MgOH का होल ट्वाइस। हमने क्या ले लिया? AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस। हमने क्या ले लिया? NH4OH। ये सब आपके क्या है? ये सब आपके क्या है भैया? क्षारक होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर NaOH ले लिया, क्या ले लिया? NaOH। NaOH को जब आप जल में घोलते हैं, जब आप इसको जल में डालेंगे तो ये Na किस में टूटता है? प्लस में। Na एक प्लस में टूट जाएगा और OH आपका किस में टूट जाएगा? एक माइनस में। तो देखो यहाँ पर कौन सा आयन दे रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। और इसके अलावा और कोई माइनस आयन दिख रहा है क्या? नहीं, सिर्फ प्लस दिख रहा है। इसके अलावा प्लस तो है लेकिन माइनस नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ये OH के अलावा और कोई ऋण आयन नहीं देगा। ऐसा नहीं लिखा कि धन आयन नहीं, धन आयन तो दे सकता है लेकिन इसके अलावा ऋण आयन नहीं देगा। तो ये क्या हो गया? क्षार हो गया। आप ऐसे ले लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब आप तोड़ते हैं तो आपको पता है कि मैग्नीशियम पर कितना प्लस? 2। तो मैग्नीशियम 2 प्लस में टूट जाएगा और OH माइनस में टूट जाएगा। और OH माइनस में कितना? OH कितनी बारी है? 2 बारी। तो ये क्या हो गया? 2। तो 2 बारी OH हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये सब कौन से आयन है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये पदार्थ जो जल में टूट कर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? क्षार, ठीक है। ये आपके हो गए क्षार की परिभाषा। आप इसको फट से नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलेंगे हम क्षार के प्रकार पे, ठीक है। क्या? क्षारक के प्रकार। लेकिन इससे पहले एक नोट पॉइंट याद रखना, एक नोट पॉइंट याद रखना कि नोट पॉइंट, वे क्षारक जो जल में विलेय होते हैं, जो जल में क्या होते हैं? विलेय। जो जल में विलेय होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार। क्या कहते हैं भैया? क्षार कहते हैं, यानी एल्काइल कहते हैं। सिर्फ वही क्षारक जो जल में विलेय होते हैं। देखो क्षारक और क्षार में अंतर क्या होता है कि जो क्षारक जल में विलेय होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? क्षार कहते हैं, ठीक है। जो जल में विलेय नहीं होंगे उन्हें हम क्षार नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जो क्षारक जल में विलेय होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? क्षार, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो सकता है? आप कह सकते हैं कि क्षारक तो सब होंगे लेकिन जो जल में घुलेगा उन्हें हम क्या कह देंगे? क्षार। ये जो क्षार है आपका एक प्रकार का क्षारक तो है, क्योंकि ये जल में घुल रहा है तो इसको क्षार कह देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि सभी क्षार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप क्या लिख सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। हमने क्या कहा भैया कि ये आपका क्षारक है, ये आपका क्या है? क्षारक। अब ये क्षारक एक जल में विलेय होगा, एक नहीं विलेय होगा। तो जो जल में विलेय होता है उसे हम क्या कर देते हैं? क्षार। तो आपका है क्षारक लेकिन जल में विलेय होने के कारण क्या कर देते हैं? क्षार। तो आपका क्षारक जितने बनेंगे सब क्षारक, जो क्षार बनेगा सब किससे बनेंगे? क्षारक से। तो यानी सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, क्योंकि जो जल में विलेय होंगे वही क्षार होंगे, सब नहीं होते हैं। तो आप अगर इसको कंफ्यूज हो जाएं, हिंदी में कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि ऑल एल्काइल आर बेस, ऑल एल्काइल आर बेस
यानी सभी क्षार क्षारक होते हैं। ऑल एल्काइल आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्काइल। ऑल बेस आर नॉट एल्काइल। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ऑल एल्काइल आर बेस मतलब सभी क्षार क्षारक होते हैं, बट लेकिन ऑल बेस सभी क्षारक आर नॉट एल्काइल यानी क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्षार और क्षारक की बात क्लियर। अब चलते हैं हम क्षारक के प्रकार पे, इसमें चलते हैं क्षारक के प्रकार पे। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे क्षारक के प्रकार। क्षारक के प्रकार हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ बेसिस। क्षारक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बेसिस। ठीक है, तो क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, फिर से वही कहानी, किसके आधार पे हम बांट रहे हैं इनको, आयनन के आधार पे। जल में आयनन के आधार पे, किसके आधार पे, जल में आयनन के आधार पर। जल में आयनन के आधार पर। ठीक है, जल में आयनन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के भैया, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, चलिए इनको देख लेते हैं कि आपका जो क्षारक होता है, आपका जो क्षारक होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। किसके आधार पे, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, जल में आयनन के आधार पे, यानी जल में घुलने के आधार पे वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, प्रबल क्षारक, कौन कौन से, प्रबल क्षारक यानी स्ट्रॉन्ग बेस, और क्या, दुर्बल क्षारक यानी वीक बेस। सेम परिभाषा रहेगी, सेम परिभाषा रहेगी, जैसा आपने अम्ल में लिखा है तो सेम वैसे इसमें लिखेंगे कि वे क्षारक जो जल में पूरी तरीके से आयनित या वियोजित हो जाते हैं उन्हें हम प्रबल क्षारक कहते हैं, और जो जल में पूरी तरीके से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, दुर्बल क्षारक कह देते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, आप इसको फट से लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे कि वे क्षारक, आप इसमें क्या लिखेंगे, वे क्षारक जो जल में पूरी तरह से आयनित या वियोजित हो जाते हैं, आयनित या वियोजित यानी टूट जाते हैं, घुल जाते हैं, कुछ भी कह लीजिए, वियोजित, आयनित या वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया, प्रबल क्षारक कहते हैं। ठीक है, तो वे क्षारक जो जल में पूरी तरह से आयनित या वियोजित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, प्रबल क्षारक। आप कहेंगे उदाहरण, तो उदाहरण इनका क्या हो जाएगा, आपका इनका उदाहरण हो जाएगा NaOH, क्या, NaOH, KOOH, क्या, KOOH। अगली बात करें तो BaOH का होल ट्वाइज, BaOH का होल ट्वाइज। आप ETC बहुत सारे होते हैं, कितना लिखेंगे। NaOH का नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो BaOH का होल थ्राइस है इसे कहते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। आप इसको तोड़ के देख लीजिए, तो आप जब एग्जाम्पल में NaOH को लेंगे और इसको आप जल में घोलेंगे तो ये टूटता किसमें है, Na प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, इसी तरीके से सब टूटते हैं। एक उदाहरण हमने दे दिया, आप और कर लीजिएगा। तो ये आपके क्या हो गए, प्रबल क्षारक। सेम इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक में क्या लिखेंगे, वे क्षारक, वे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, आयनित या वियोजित नहीं होते यानी पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं, उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल
क्षारक कहते हैं। ठीक है, तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, दुर्बल क्षारक। अब जैसे प्रबल क्षारक थे, जैसे प्रबल अम्ल थे, वैसे दुर्बल क्षारक भी होंगे। समझ रहे हो, जैसे प्रबल क्षारक वैसे प्रबल अम्ल, जैसे दुर्बल अम्ल वैसे दुर्बल क्षारक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि AlOH का होल थ्राइस, क्या भैया, AlOH का होल थ्राइस, इसे आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और यहाँ पर आपका हो सकता है NH4OH, जिसे हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके उदाहरण हो गए। इसका नाम होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इसे क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप यहाँ पर एक उदाहरण हम लेके दिखा देते हैं। जब आप AlOH होल थ्राइस को तोड़ोगे, जल में डालोगे, तो ये टूटता है Al+3 में, एल्युमिनियम पर +3 होता है, OH पे -1 होता है। 3 बारी OH है तो 3 OH माइनस निकल जाएगा। और ये सब कैसे हो जाते हैं, एक पस, क्योंकि आप जल में घोल रहे हो तो सबका जली विलीन बन जाता है। तो ये आपके क्या हो गए, दुर्बल क्षारक। तो वे क्षारक जो जल में पूरी तरीके से आयनित या वियोजित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, प्रबल क्षारक कर देते हैं। वे क्षारक जो जल में पूरी तरीके से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, यानी पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं या पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, उन्हें हम क्या कर लेते हैं, दुर्बल क्षारक कर लेते हैं। प्रबल क्षारक आपके NaOH, KOH और BaOH हो गया। और जब तो आपका दुर्बल क्षारक AlOH का होल थ्राइस NH4OH हो गया, जिसे हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्षारक के प्रकार हो गए। बेसिकली आपका क्षारक भी खत्म हो गया है, क्षारक के प्रकार खत्म हो गए हैं, क्षारक की परिभाषा हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे क्षारक के भौतिक गुण, क्षारक के रासायनिक गुण और उसका उपयोग। इसके बाद आपका क्षारक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, आधा घंटा का और टॉपिक है और आपका क्षारक भी खत्म हो जाएगा। तो आप इसको फट से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिखना उखना तो है नहीं। हाँ ठीक है, कम से कम लाइक तो कर दो एक यार। ठीक है, चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, क्षारक के भौतिक गुणधर्म। अब हम क्या पढ़ते हैं, क्षारक के भौतिक गुणधर्म। आपकी हेडिंग क्या रहेगी, क्षारक के भौतिक गुणधर्म। क्षारक के भौतिक गुणधर्म। आपके क्षारक के भौतिक गुणधर्म लिखने हैं। बताओ क्या होता है, क्षारक कैसा होता है, स्वाद में कैसा होता है। पहला 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 आप भौतिक गुण लिखिए। क्षारक स्वाद में कैसा होता है, क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है। चलो दूसरा बता दो, क्षारक लाल लिटमस पेपर को, किसको, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि आपका अम्ल क्या कर रहा था, नीले को लाल। तो आप अनिल से याद रख लेना और दूसरा क्षार उसका उल्टा हो जाएगा। लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तीसरा बताओ, तीसरा क्या होता है। तो आप क्षारक को जब छुएंगे ना, क्षारक को स्पर्श करने पर वह कैसा होता है, साबुन के समान चिकना होता है। साबुन के समान चिकना होता है। जैसे आप साबुन को छूते हैं तो स्लिप करता है ना, आपको लगता है कि चिकना है, स्मूथ है। वैसे आप क्षार को भी छुएंगे तो क्या होता है, चिकना होता है। आपका साबुन भी जो होता है एक प्रकार का क्षार ही होता है। ठीक है, क्या होता है, क्षार होता है। क्षारक को स्पर्श करने पर वह साबुन के समान चिकना होता है। चौथा भौतिक गुण लिख लेंगे, इनकी भी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक। लेकिन इनकी संक्षारक प्रकृति कम होती है किसकी तुलना में, प्रबल अम्लों की तुलना में। और ये किस प्रकृति के होते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। ये इसके 4 हो गए आपके क्या, भौतिक गुणधर्म। स्वाद में कड़वा होता है,
लाल को नीला कर देगा लिटमस को, और क्षारक को स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकना होता है। और क्या होता है कि इसकी प्रकृति संक्षारक होती है, यानी ये भी नष्ट करते हैं लेकिन कम करते हैं, अम्लों की तुलना में कम करते हैं। अम्ल आपकी गिर गया, कपड़े पे गिरा, त्वचा पे गिरा, तुरंत वहां पर जला देगा या तो वहां पर छेद कर देगा, ठीक है। जबकि क्षारक इतने ज्यादा नहीं होते हैं, इनकी संक्षारक प्रकृति थोड़ा कम होती है। तो ये हो गए क्षारक के भौतिक गुणधर्म, इसको भी आप नोट करिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म पर। तो आप इसको फट से नोट करिए, इसके बाद हम बढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म पर। ये फिर आगे बढ़िए, बिना लिखिए मत बढ़िए। अब चलिए, अब क्या होगा ना कि कुछ लोग मोबाइल आराम से सोए होंगे ना, क्या होगा कि आराम से सोए होंगे, तकिए दीवार के पास होगी, उस पर ऐसे सर लगा के आराम से बस ऐसी वीडियो चला के देख रहे होंगे, वीडियो चल रही होगी, खुद सो रहे होंगे, ठीक है। तो जब आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो नींद आएगी और नहीं समझ में आएगा। साथ साथ में आप रफली लिखते चलिए, हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मत लिखिए, लेकिन आप जब रफली लिखते हैं ना तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, हमेशा आपको नींद ही नहीं आएगी। अगर आपका हाथ चल रहा है तो नींद नहीं आए, तो इसीलिए हमेशा लिखते रहो। और लिखने से आपको डबल फायदा, एक आपकी राइटिंग सुधरेगी, दूसरा नंबर आप की स्पीड बनेगी, क्योंकि एग्जाम में तो स्पीड बहुत जरूरी है। तीसरा नंबर आप जल्दी जल्दी लिख पाएंगे, ठीक है। चौथा नंबर आप मात्रा का सुधार कर पाएंगे जब आप जल्दी जल्दी लिखेंगे। चौथा नंबर हो गया। पांचवा जो इसका विशेषता है, यानी पांचवा जो लाभ है, पांचवा लाभ ये है कि जब आप लिख लिख के किसी चीज को पढ़ते हैं तो लंबे समय तक आपको याद रहता है, ठीक है। दोबारा जब आप उसको फट से एक बार रिवीजन करते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है। तो इतने सारे फायदे जब हैं लिखने के, तो क्यों नहीं लिखते हो तुम लोग? क्यों अपना बचा रहे हो, मेहनत बचाते हो, मेहनत आज बचा रहे हो, कल मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बिना मेहनत को कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए आज कर लो, कल मजे में रहोगे, या तो फिर आज मजा कर लो, कल फिर अपना कष्ट करना है, तुम्हारे ऊपर है, जो करना हो करना। अब क्या पढ़ेंगे हम? रासायनिक गुणधर्म, क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अब क्या पढ़ेंगे? क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। देख रहे हो मार्कर भी सूख गया है। क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। चलो, क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में हम इसकी दो अभिक्रिया पढ़ लेते हैं, उतना बहुत है। दो अभिक्रिया पढ़ लेते हैं, बहुत है, ठीक है। पहला क्या पढ़ लेते हैं? पहला पढ़ लेते हैं धातुओं से क्रिया। किससे क्रिया भैया? धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। और दूसरा क्या पढ़ लेते हैं? धातु ऑक्साइड, या फिर अधातु ऑक्साइड कह लीजिए, अधातु ऑक्साइड से क्रिया। दो अपक्रिया इसकी पढ़ेंगे। पहला अधातु ऑक्साइड से करवाएंगे, किसकी क्रिया? क्षार की। और दूसरा क्षार की क्रिया किससे करवाएंगे? धातुओं से। तो पहला धातुओं से करवाएंगे, दूसरा अधातु ऑक्साइड से करवाएंगे। चलो भैया, धातु ऑक्साइड से सेम वही अम्ल वाला रहेगा, प्रक्रिया कुछ नहीं बदलेगा। तो आप क्या लिखेंगे कि क्षारक, क्षारक सक्रिय धातुओं से क्रिया करके। अब सक्रिय धातु कौन होते हैं? जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं, हमने बता दिए। क्षारक सक्रिय धातुओं से क्रिया करके लवण व H2 गैस का निर्माण करते हैं। H2 गैस का H2 गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। आप मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया जिंक, हमने क्या ले लिया? जिंक, ठीक है। जिंक की क्रिया हम करवा देते हैं किससे? जिंक की क्रिया हम किससे करवा देते हैं भैया? NaOH के साथ। किसके साथ करवा देते हैं? NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ, ठीक है। तो आप जिंक की क्रिया NaOH के साथ करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? आप जिंक की क्रिया NaOH के साथ करवा दीजिए, तो यहाँ पर आपको H2 लेना पड़ेगा। जानते हो कितनी बारी? H2 कम से कम हाइड्रोजन गैस निकालोगे, कम से कम यहाँ पर क्या करोगे? हाइड्रोजन गैस तो निकालना ही पड़ेगा तुम्हें। तो जब तुम यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकालोगे, ध्यान सुनना, जब तुम यहाँ से हाइड्रोजन गैस को निकालोगे, जब तुम यहाँ से हाइड्रोजन गैस को निकालोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? हाइड्रोजन गैस दो बारी ली है तो यहाँ दो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा कि Na2 ZnO, क्या बन गया? ZnO, ठीक है। Na2 ZnO तुम्हारा क्या बन गया?
आप जिंक भी 2 बार ले लीजिए। आप क्या कर लीजिए, जिंक भी 2 बार ले लीजिए। तो यहाँ पर आप लगा देंगे 2। अब देखो बैलेंस है, ठीक है। अब क्या है, अब क्रिया बैलेंस है। अब क्रिया बैलेंस है, या फिर आप इसको ऐसे ही कर लीजिए Na2ZnO, सही है, ठीक है। आप यहाँ पर ले लीजिए H2 गैस क्या निकल गई आपकी बाहर, H2 गैस क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो चलिए अब क्या बना, ये आपने लिया था जिंक, ये क्या लिया था, जिंक। यहाँ पर आपने इसकी क्रिया किससे करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर क्या बन गया है, इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट। ये जो बना इसे क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। और यहाँ पर ये जो बन गया आपका, ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। आप इसको फट से नोट करिए इस एग्जाम्पल को, इसके बाद हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देने वाले हैं। यहाँ पर जगह नीचे नहीं है, इसलिए इसको इरेज करके फिर यहीं पर बताएंगे। तो आप यहाँ पर नीचे दिखेगा नहीं, यहाँ लिख देंगे तो नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं, ठीक है। हम दूसरी क्रिया हम करवाएंगे किससे, एल्युमिनियम से। किससे करवाएंगे, एल्युमिनियम से। इसमें एक यौगिक बनता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम और सूत्र पूछा जाता है। एल्युमिनियम की आप क्रिया किससे करवाएंगे, NaOH से। किससे करवाएंगे, NaOH से। तो हमें पता है कि आप किसी भी क्रिया करवाइए, क्षार की हो या फिर अम्ल की, धाप से करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे ये क्या बन गया आपका, 2 बारी ले लिए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी है। अब देखिए यहाँ पर Na भी 2 बारी हो गया, ऑक्सीजन भी कितनी बारी हो गया, 2 बारी हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करिए इसको, और ध्यान से सुनना, इसी की क्रिया हम जल की उपस्थिति में करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, ठीक है भैया। किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम इसको एल्युमिनियम को 2 बारी ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर बन जाएगा 2NaAl, 2NaAlO2, 2NaAlO2, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देखिए तो हाइड्रोजन गैस कितनी बार निकलेगी, ध्यान से सुनना। 2 बार यहाँ पर है, 2 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर है। देखो 1 H2 2 H2, कितने H2, 2 H2 हो गए। अगर यहाँ पर आप 2 बार इसको ले लेंगे, ध्यान सुनना, अगर आप इसको 2 बारी ले लेते हैं तो 2 H2 यहाँ है, 1 H2 यहाँ है। 2 H2 और 1 H2 कितने, 3 H2। 3 H2 आपके निकल गए, कितने, 3 H2 निकल गए। अब ध्यान सुनना, बचा कितना, देखो 2 यहाँ बचा, 2 O यहाँ बचा, 2 O यहाँ बचा, 2 सोडियम बचा, 2 लेंगे, बाकी आपका सबका क्या है, क्लियर है, सब बैलेंस है। तो ये जो धातु है ये क्या है, एल्यूमिनियम। ये क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की क्रिया आप किससे करवाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब तो पता है। यहाँ जल है, यहाँ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही। यहाँ पर ये जो बना ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, या इसे ही हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या कहते हैं भैया, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि सोडियम एल्यूमिनेट का और एक नाम क्या होता है, तो सोडियम एल्यूमिनेट का एक नाम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है, या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का एक नाम सोडियम एल्यूमिनेट होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, 2NaAlO2, 2NaAlO2, ठीक है। तो ये इसका सूत्र होता है सोडियम एल्यूमिनेट का, और ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट का दूसरा नाम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है। ये आपका कौन सी अपक्रिया हो गई, धातुओं के साथ। किसके साथ, धातुओं के साथ। दूसरी अपक्रिया क्या है, ध्यान से सुनना, दूसरी अपक्रिया क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको इतना मार्क कर दिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सजा बजा देते हैं ताकि तुम्हें दिखे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब हम क्या कर देते हैं, अधातु ऑक्साइड से क्रिया पढ़ लेते हैं। अधातु ऑक्साइड से क्या होता है कि क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके, अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके, अब अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। क्षार की क्रिया अम्लीय प्रकृति, यानी अम्ल के जैसे करवाओगे तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या कर देंगे, लवण और जल बना देंगे, वही से बन जाएगा। तो क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके, लवण व जल बनाता है, लवण व जल बनाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो देखो कि क्षार आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए हम एक क्षार ले लेते हैं,
क्या ले लेते हैं, आप एक छाल ले लीजिए CaOH का होल ट्वाइस, क्या ले लिए CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट क्या ले लीजिए, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एक प्रकार का क्षार है क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन है तो देगा तो क्षार होगा। और इसकी क्रिया में एक अधातु ऑक्साइड, अधातु में हमने कार्बन ले लिया, इसके साथ ऑक्साइड जोड़ दो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो अधातु ऑक्साइड हो गई। तो अगर अब यहां से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, लवण और जल। देखो जल कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना कि यहां से जल पहले हम निकाल देंगे, क्या कर देंगे भैया, जल पहले निकाल देंगे। अब तुमने जब जल निकाल दिया तो बचा क्या, ध्यान सुनो, यहां से 2 H और 2 O है, देखो O कितनी बारी है, 2 बारी, और H भी कितनी बारी है, 2 बारी, H भी कितनी बारी है, 2 बारी, तो H2 और एक O H2O, यानी ये H2O आपका निकल गया तो एक O बचा कि नहीं, तो यहाँ पर क्या बच गया CaO, एक O बचा था, और यहाँ पर क्या बचा है CO2, तो देखो क्या बन गया CaCO3, CaC, 2 O यहाँ, एक O यहाँ, तो CaCO3, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका क्या होता है एक लवण, तो इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर जिसकी क्रिया करवाए हुए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक प्रकार का अधातु ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर जो बना ये क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बना कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर वाटर यानी जल बन गया। तो आप किसी भी क्षार की क्रिया अधातु ऑक्साइड से करवा लेना और अधातु ऑक्साइड ले लेना। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, क्षार से क्रिया कराओगे, अम्ल क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, अब क्रिया उदासीनीकरण होती है। पहले भी पढ़ चुके हो, बाद में भी पढ़े हो, याद भी है, बस ये आप अधातु ऑक्साइड देख के डर जाते हो, डरना नहीं है, बस अधातु ऑक्साइड आप पहचानो कि अधातु के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा होता है उसे अधातु ऑक्साइड कहते हैं। और अधातु ऑक्साइडें हमेशा कैसी होती हैं, अम्ली होती हैं, अपवाद स्वरूप 1-2 होंगी जो आपको पढ़नी भी नहीं है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अधातु ऑक्साइड कैसी होगी, अम्ली होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, पहला था धातुओं से क्रिया, दूसरा अधातु ऑक्साइड से क्रिया, बस आपका ये पूरा हो गया। कुछ आपके क्षारक होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि MgOH का होल ट्वाइस, तो इनको जब आप गर्म करते हो ना, इनको गर्म करते हो तो ये ऑक्साइड और H2 गैस बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये इनका कुछ गुण होता है, ये बनता है, ठीक है, H2O यानी जल बनाते होंगे, यहाँ से जल बनाते हैं, बस हो गया। तो इनका ये भी रासायनिक गुण होता है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये 2 इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी रासायनिक गुण पूरा किसका, क्षारक का। आप इसको फट से नोट करिए, इसके बाद हम इसको करेंगे इरेज। इसके बाद पढ़ लेते हैं क्षारक का उपयोग, आपका अम्ल और क्षारक दोनों आज खत्म। इसके बाद बचेगा लवण, अगली क्रिया में लवण और सूचक को हम पूरा तरीके से खत्म कर देंगे, आप इसको फट से नोट करिए। चलिए अब हम क्या देखते हैं, क्षारक का उपयोग, क्या देखेंगे, क्षारक का उपयोग। अगली हेडिंग हमारी क्या है, क्षारकों का उपयोग। क्षारक का उपयोग, चलो बताओ कौन कौन से क्षारक के उपयोग होते हैं। पहला उपयोग, पहला उपयोग हमने कह दिया कि बताओ AlOH का होल थ्राइस, जिससे हम क्या नाम देते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बताओ इसका उपयोग क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे कि इसका उपयोग, क्या इसका उपयोग, इसका उपयोग कहाँ बनाने में किया जाता है, वस्त्र बनाने में किया जाता है। किसको बनाने में, वस्त्र बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भैया, वस्त्र बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग, AlOH का होल थ्राइस, जिसका नाम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। अब दूसरा कहें तो दूसरा हम कह देंगे कि दूसरा आप इसको ले लीजिए, और इसका एक उपयोग होता है, एक जो हो गया, दूसरा इसका उपयोग प्रति अम्ल बनाने में, कहा, प्रति अम्ल, जिसे हम एंटासिड कहते हैं, अभी बताएंगे प्रति अम्ल क्या होता है, जो अम्ल का विरोध करता है, प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है, प्रति अम्ल बनाने में
किया जाता है। किसका उपयोग? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। ये हो गया किसके? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। दूसरा आपका कोई क्षारक जो आपको मन पसंद आया ले लीजिए। किस क्षारक का आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो आप क्या लिखेंगे कि इसका उपयोग इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। कहाँ? कागज उद्योग में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कागज उद्योग में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कागज उद्योग में। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कागज उद्योग में। और कहाँ किया जाता है? अगर कोई पूछे तो और कहाँ किया जाता है? चमड़ा उद्योग। कहाँ? चमड़ा उद्योग। और कहाँ किया जाता है इसका उपयोग? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कागज उद्योग में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में बनाने किया जाता है और चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। अब हमने कह दिया कि आप बताइए तीसरा क्षारक हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लिया भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ लीजिएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो आप क्या लिखेंगे? इसका उपयोग साबुन, जो आप साबुन रोज लगाते हैं, तथा धावन सोडा के निर्माण में किया जाता है। धावन मतलब धोने वाला सोडा। किसको? कपड़े को, आदमी को नहीं। इसका उपयोग साबुन तथा धावन सोडा बनाने में किया जाता है। धावन सोडा बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये सब किसके उपयोग हो गए? आपके क्षारक के। तो ये सब किसके उपयोग हो गए भैया? आपके क्षारक के। तो इस तरीके से आपका क्षारक भी पूरी तरीके से खत्म हो गया, अम्ल भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हम किस पे आएंगे? अम्ल और क्षार की क्रिया पर, इसके बाद सूचक, उसके बाद आपके लवण पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा तुम्हारा अम्ल और क्षारक लगभग आज पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया, उसके बाद जल का आयनिक गुणनफल पढ़ेंगे, उसके बाद जल में मतलब जल अम्ल और क्षार के जलीय विलयन पढ़ेंगे, कणता का प्रभाव पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे इसमें। तो आज की वीडियो में हमने अम्ल और क्षार क्या कर लिया है? क्लियर। तो आपको क्या लगता है अब छोड़ दिया जाए? नहीं, अभी नहीं छोड़ेंगे, एक दो टॉपिक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि भाई सोना तो ये है, तो एक दो टॉपिक पढ़ के और सोते हैं, ताकि जितना आज पढ़ लेंगे अगले दिन उतना कम रहेगा। ठीक है, तो इसको अब हम क्या कर देते हैं? इरेज। आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लो, लिख लो, वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो। तब तक हम चलते हैं आगे। आप वीडियो को एक कड़ी में नहीं देख सकते तो आप दो कड़ी, तीन कड़ी यानी आधा आधा करके देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, हमारा मकसद ये नहीं है कि हमारा वॉच टाइम आए या फिर हम आप लाइक कीजिए या फिर शेयर कीजिए, कुछ मत करिए, कम से कम वीडियो को वॉच कर लीजिए, जिससे आपका फायदा होता है। ठीक है, हम वीडियो इसीलिए बनाते हैं ताकि तुम लोगों का फायदा हो जाए और आप लोग देखें। वॉच टाइम हमको नहीं चाहिए, सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, जितने लोग हो इतने लोग देखो बस। ठीक है, बस उसका सही उपयोग होना चाहिए, बात खत्म। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारी अपक्रिया है, आगे हमें सबसे इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब भाई कुछ तो है। ठीक है, ये ऐसी एक अपक्रिया है जो सीधे नहीं तो कहीं ना कहीं घुमा के आपसे एग्जाम में पूछी ही जाएगी, पूछी ही जाएगी फॉर बोर्ड एग्जाम 2026। आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में आएगी जरूर किसी न किसी रूप में। और आपकी अपक्रिया का नाम क्या है? उदासीनीकरण अपक्रिया।
उदासीनीकरण अपक्रिया, या इसी को कहते हैं अम्ल क्षार अपक्रिया, या फिर इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर इसको छोड़िए, इसका हिंदी नाम अगला वाला लिख देते हैं। इसी को कहते हैं अम्ल क्षार अपक्रिया, अम्ल क्षार अपक्रिया। क्यों इसे अम्ल क्षार कहते हैं ये तो तुम्हें पता है क्योंकि तुम पढ़े हो। अम्ल क्षार इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस अपक्रिया में अम्ल क्षार ही क्रिया करते हैं। ठीक है, तो चलो बताओ किसे कहेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया। तो उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, ध्यान से सुनना। जब अम्ल व क्षार, देखो अम्ल क्षार हमेशा एक दूसरे के विरोधी होते हैं, ये H देता है, ये OH माइनस देता है, ये खट्टा होता है, ये कड़वा होता है। तो आप क्या लिखेंगे, जब इन दोनों को भिड़ाएंगे, जब इन दोनों को लड़ाएंगे, इन दोनों की आपस में टक्कर कराएंगे, तो जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, तो एक दूसरे के दुश्मन है तो क्या करेंगे, तो वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तथा उदासीन लवण का निर्माण करते हैं, उदासीन लवण व जल का निर्माण करते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए कि तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं, लवण व जल का निर्माण करते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। राइटिंग थोड़ा मैनेज कीजिएगा तुम लोग, ठीक है, कब से लिख रहे हैं, हाथ दर्द हो रहा है। तो जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं, भाई अम्ल है दूसरा क्षार है, एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन है, दोनों आपस में लड़ेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट। ले, न तो तू क्षार रहेगा न तो मैं अम्ल रहूंगा। वो क्षार की प्रकृति को खत्म कर देगा और वो अम्ल की प्रकृति को खत्म कर देगा। एक दूसरे को जब दोनों को मार देंगे तो उनकी प्रकृति खत्म हो जाएगी, तो अम्ल नहीं रहेगा, क्षार नहीं रहेगा, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो भाई उनकी शत्रुता खत्म, आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, लवण और जल। ठीक है, जब पानी निकल गया तो भाई बात खत्म। चलो देखो, ये आपका क्या हो गया, HCl। मान लीजिए हमने एक अम्ल ले लिया, इसकी क्रिया हमने किससे करवा दी, NaOH से। आप किसी भी अम्ल की क्रिया किसी भी क्षार से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए क्या होगा, कि आप जानते हैं कि HCl किसमें टूटेगा, H प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, और यहाँ से NaOH किसमें टूटेगा, Na प्लस में, OH माइनस में। अब बताओ प्लस वाला किससे क्रिया करेगा। मान लीजिए प्लस वाला मेल है, मान लीजिए प्लस वाला क्या है, मेल है, और इसके साथ माइनस वाली क्या है, फीमेल है। इसमें भी प्लस वाला क्या है, मेल है, और ये क्या है, फीमेल है। अब तुम्हें पता होगा कि प्लस वाला मेल है तो क्या प्लस वाला प्लस से क्रिया करेगा, क्या मेल से क्रिया करेगा। अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो कैसे, आंसर कमेंट में करिएगा। ठीक है, तो प्लस वाला मेल है, अगर अगले प्लस वाले के साथ क्रिया करेगा, ऐसा संभव नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं कहती है। ठीक है, ये पृथ्वी के नियम नहीं है कि प्लस प्लस से क्रिया करेगा, इसीलिए पुरुष और पुरुष विवाह नहीं करते हैं। ठीक है देखो अब क्या होगा कि मेल क्रिया से नहीं कर सकता, न तो फीमेल से कर सकती है, कभी नहीं जमेगा, सेम जाति एक साथ रह ही नहीं सकते, समझ रहे हो कि नहीं। तो हमेशा विपरीत को ढूंढते। अब मेल किसके पास जाएगा, फीमेल के पास, लेकिन ये फीमेल किसके पास, ये प्लस है, इसके पास भी एक माइनस है। अब ये तो पहले से इसके पास फीमेल है, अब इससे नहीं जमती, ये तो पहले से इसके साथ रह रहा था, अब इनकी अनबन हुई, और ये पहले रह रहे साथ में, अब इनकी अनबन हुई, अब दोनों में क्या हुआ, झगड़ा। तो ये मेल कहेगा कि भाई तू मेल अपना फीमेल मुझे दे दे, और ये अपना मेल और मेरी फीमेल तू ले ले, समझ रहे। यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा, एक दूसरे को अदला बदली कर देंगे। ठीक है,
हाँ, तो ये मेल, ये प्लस वाला मेल किसके क्रिया करेगा, किससे के साथ, इसके माइनस के साथ क्रिया करेगा, पड़ोसी वाले माइनस के साथ क्रिया करेगा, और पड़ोसी वाला प्लस इसके पड़ोसी वाले अपने माइनस के साथ क्रिया करेगा। तो बात खत्म। NaCl के साथ क्रिया किया, क्या बना लिया, NaCl प्लस H और OH, देखो एक H यहाँ, एक H यहाँ, क्या बन गया H2 और एक O, तो H2O बन गया, जल खत्म, बात खत्म, ये हो गया। चलो ये हो गया तो इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये क्या है आपका अम्ल, ये क्या है आपका अम्ल। एसिड की क्रिया हमने किससे करवा दी, बेस से, क्षार से, तो क्या बन गया, साल्ट यानी लवण बन गया, और क्या बन गया, वाटर। इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जब उदासीनीकरण अपक्रिया होती है, जब इन दोनों में मार होता है, जब कोई मार करता है तो वहां से ऊर्जा निकलबे करती है, समझ रहे हो, चाहे खून के रूप में निकले चाहे किसी और के रूप में निकले। तो जब ऊर्जा निकलती है, जैसे दो लोग लड़ते हैं तो ऊर्जा निकलती है, वैसे जब ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो यहाँ ऊर्जा निकलती है, कुछ उष्मा बाहर निकलती है, उसी उष्मा को हम क्या कह देते हैं, उदासीनीकरण उष्मा भी कह देते हैं। ठीक है, तो उदासीनीकरण अपक्रिया में जो उष्मा निकलती है उसे हम क्या कह देते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कह देते हैं। ये आपकी उदासीनीकरण अपक्रिया हो गई, पूरा खत्म। आप इसको फट से नोट करिए, इसके बाद हम आगे और चलेंगे, 2 टॉपिक और करेंगे, इसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, ये हो गया ना। तो चलिए अब आप लोग क्या कहते हैं, बस करें ना, अब ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब हमें भी भाई नींद आ रही है, रात के 11:30 बज चुके हैं, तो अब हमें भी सोना है। सुबह फिर आप लोगों के पास आना है पढ़ाने, सुबह 6 बजे, नहीं तो कहोगे लेट आए हो। ठीक है, तो यहाँ भी करना होता है, वहां भी करना होता है, तो 11:30 बज गए हैं, अब हम बस करते हैं। अभी वीडियो को उसको एडिट भी करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, 12:30 1 बज जाएंगे सोते सोते, फिर वही 3 बजे उठना रहता है, 3-4 बजे हमें अपना भी पढ़ना रहता है। ठीक है, तो बहुत सारा काम है, तो इसी के साथ हम अपने वीडियो क्या कर देते हैं, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और प्यारा प्यारा कमेंट भी कर दीजिएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे हमें उत्साह होती है कि चलो हमारे बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं वो देख रहे हैं हमारी वीडियो, कम से कम जो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो आपके पीछे जो टाइम लगा रहे हैं उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं, हमारा टाइम खराब नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप जब कमेंट करते हैं तो हमको लगता है हाँ यार पढ़ रहे हैं बच्चे वीडियो, मतलब फिर हमें अंदर से होता है कि चलो हमको और मेहनत करनी चाहिए। जब आप लोग देखते ही नहीं है, वॉच टाइम नहीं करते हैं, जब आप पूरा वीडियो वॉच नहीं करते, 2-2 मिनट देख के खत्म कर देते हैं, आप सोचते हैं कि 2-2 मिनट देख लिए वॉच टाइम बढ़ गया होगा, तो वॉच टाइम नहीं चाहिए भैया हमको, आपको बस पूरा वीडियो वॉच करना, अच्छे से प्रॉपर ज्ञान लेना है। ठीक है, मेन मकसद ज्ञान का है, वॉच टाइम का नहीं है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना और उसके बाद लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो। और जरूर सबको कह रहे हैं कि सब कमेंट करेंगे, एक एक कमेंट सब करके बताएंगे कि कहाँ कमी है, क्या चाहते हो। अभी आपका केमिस्ट्री चल रहा है, आप बायो की वीडियो चाहते हो तो बता देना, बायो भी बना देंगे। आप लोग जो चाहते हो कमेंट में जरूर बताइएगा, ये चाहिए, और वीडियो आपको कैसे लगी एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग आए वीडियो को देखिए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।